आसमानों पे उड़ो, ज़ेहन में रखो कि जो चीज खाक से उठती है वो खाक पे आ जाती है। नमस्कार, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं घूमता हुआ आईना। दोस्तों, बीजेपी का असली मकसद देश में हिंदू राष्ट्र कायम करना है और यह बात न जाने कितनी बार कांग्रेस समेत तमाम विपक्ष ने कही है। हालांकि बीजेपी इसे नकारती है और कहती है कि संविधान की भावना के मुताबिक ही शासन किया जा रहा है, बल्कि पहले से ज्यादा संविधान की रक्षा की जा रही है। बीजेपी को पता है कि अगर उसने खुलकर संविधान को खत्म करने या बदलने की बात की तो फिर उसका वही हाल होगा जो लोकसभा चुनाव में उसका हुआ था। अभी बिहार चुनाव सामने है तो बीजेपी इस समय यह खतरा बिल्कुल मोल नहीं लेगी, क्योंकि बिहार में अभी से बीजेपी की हालत डामाडोल दिख रही है। आरजेडी, कांग्रेस और वाम दल वाले महागठबंधन जो है, इससे बीजेपी को मुकाबला करना आसान नहीं दिख रहा है और नीतीश कुमार इस हालत में नहीं दिख रहे हैं कि वो बीजेपी की मदद कर सकें। बल्कि शुक्रवार को जिस तरह कांग्रेस ने सीएम हाउस का घेराव किया और कांग्रेसियों को रोकने के लिए पानी की बौछारें की गईं, उससे बीजेपी का डर और नीतीश कुमार की कमजोरी दोनों जाहिर हो गई। बीजेपी को विरोध प्रदर्शन बर्दाश्त ही नहीं है, फिर चाहे वो किसानों के हों, छात्रों के हों, मुसलमानों के हों या विपक्षी दलों के हों। विरोध की संवैधानिक ताकत से बीजेपी डरती है और लोकसभा चुनावों की तरह अभी एक बार फिर से कांग्रेस ने जनता को यह याद दिलाना शुरू कर दिया है कि जब तक बीजेपी का शासन रहेगा, संविधान पर खतरा मंडराता रहेगा। दिलचस्प बात यह है कि बीजेपी खुद इस काम में कांग्रेस की मदद भी कर रही है। दोस्तों, बीजेपी के कामों पर अगर नजर डालें तो साफ समझ में आ जाएगा कि उनमें किस तरह संविधान को धीरे धीरे बड़ी चालाकी से खत्म करने पर काम हो रहा है और यहीं पर बीजेपी कांग्रेस की मदद करती हुई दिखाई देती है। जैसे मोदी प्रधानमंत्री होते हुए भी आरएसएस के मुख्यालय गए और वहां जाकर उन लोगों की शान में कसीदे पढ़े जिन्होंने कभी भारत के संविधान को नहीं माना, तिरंगे को नहीं अपनाया और जिनका मकसद लोकतंत्र खत्म करना रहा है ताकि मनुवाद कायम हो सके। सोचने वाली बात यह है कि जब मोदी के आदर्श संविधान विरोधी लोग हैं तो फिर वो संविधान के मुताबिक काम कैसे करेंगे। इसी तरह वक्फ संशोधन कानून मोदी ने बनवा ही लिया। इसमें तर्क दिया कि गरीब मुसलमानों की भलाई करना है। हालांकि मोदी से पूछें कि पिछले 11 सालों में आपने ऐसे कितने काम किए जिनसे गरीब मुसलमानों का कल्याण हुआ हो, तो उसका जवाब मोदी शायद ही दे पाएंगे। अगर काम किया होता तो क्या गरीबों की संख्या कम नहीं हो जाती? लेकिन अभी तो इसी गरीबी को मोदी भुना रहे हैं ताकि संविधान को बदल सकें। वक्फ संशोधन को लेकर जो आशंकाएं जताई जा रही थीं, वो अब सच भी हो रही हैं। प्रयागराज में मजार पर भगवा फहराया गया। रामदेव ने पतंजलि का कारोबार बढ़ाने के लिए शरबत जिहाद छेड़ दिया और कहा कि ऐसे शरबत क्यों खरीदें जिनके पैसे से मदरसे बनते हैं। पिछले 8-10 दिन के ये उदाहरण बता रहे हैं कि राहुल गांधी जिस बात की आशंका हमेशा जतलाते हैं कि बीजेपी संविधान खत्म करना चाहती है, वो बात सही साबित हो रही है। देश में इन्हीं 8-10 दिनों में अल्पसंख्यकों को निशाने पर नहीं लिया गया, बल्कि 2014 से यह सिलसिला बढ़ा है और अब इसमें और भी तेजी आ गई है। यानी ये 2014 से चल रहा है। अल्पसंख्यकों के साथ साथ दलितों से नफरत भी खूब बढ़ी है। सरकार भी पिछले दरवाजे से इसमें मदद कर रही है। 11 अप्रैल को रिलीज होने वाली फिल्म फूले पर जिस तरह सेंसर की कैंची चली, उससे जाहिर हो रहा है कि बीजेपी को अब भी क्रांतिकारी सोच से कितना डर लगता है, क्योंकि दलितों, मुसलमानों, आदिवासियों, महिलाओं, मजदूरों, किसानों, छात्रों की क्रांति उसकी सत्ता को उखाड़ फेंकेगी। बीजेपी के इस डर को समूचा हिंदुस्तान, समूचा इंडिया गठबंधन उजागर कर रहा है। कांग्रेस के अहमदाबाद अधिवेशन में भी यही बात गूंजी कि देश में मनुवाद कायम करने के सारे पैंतरों को रोका जाएगा। ये सारी बातें अहमदाबाद में गुजरी हैं। तो आइए दोस्तों, आज आईने की नजर से पड़ताल करेंगे कि बीजेपी की राह में कैसे रोड़ा बन गई है कांग्रेस, और साथ ही समझेंगे कि क्या बिहार चुनावों के साथ ही बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि बिहार में इस समय बीजेपी किस तरह नीतीश कुमार के साथ खेल कर रही है। नीतीश कुमार के सियासी भविष्य को लेकर बीजेपी क्या सोचती है, इस बारे में एक बड़ा खुलासा बीजेपी के पूर्व सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने किया। अश्विनी चौबे ने पिछले दिनों कहा कि अगर नीतीश को उप प्रधानमंत्री बनाया जाता है तो यह बिहार को जगजीवन राम के बाद एक और बड़ा सम्मान मिलेगा, जो राज्य के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध हो सकता है। इस बयान से बीजेपी ने एक तीर से दो निशाने साधने की कोशिश की। एक तरफ नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बनाने का अघोषित प्रस्ताव देकर उन्हें बिहार की सत्ता से हटाने का मकसद जाहिर किया, और दूसरी तरफ बाबू जगजीवन राम को सम्मान के साथ याद कर यह बताने की कोशिश की कि उनके मन में दलितों के लिए कितनी इज्जत है।
हालांकि बीजेपी के तीर चलाने की टाइमिंग शायद सही नहीं थी, इसीलिए तीर किसी निशाने पर नहीं लगा और उल्टा बीजेपी की पोल ही खुल गई। याद कीजिए कि इससे पहले बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह ने कहा था कि नीतीश कुमार इतने साल से बिहार के सीएम हैं, नीतीश कुमार को पुरस्कृत किया जाए, उन्हें भारत रत्न दिया जाए। अगर नीतीश कुमार को भारत रत्न दिया जाता है तो फिर उनका सियासत से रिटायरमेंट पक्का ही हो जाएगा। नीतीश कोई सचिन तेंदुलकर तो है नहीं कि भारत रत्न मिलने के बाद भी विज्ञापन की कमाई का मोह न छोड़ पाएं। अगर नीतीश ऐसा करेंगे तब भी जनता ही इस बात को पसंद नहीं करेगी कि कोई भारत रत्न चुनावों में वोट मांगे और सीएम की कुर्सी के लिए पलटने का खेल करे। बहरहाल नीतीश कुमार के रिटायरमेंट की प्लानिंग बीजेपी किस तरह कर रही है, यह बात इन दो मामलों से जाहिर हो जाती है। बीजेपी अच्छे से जानती है कि नीतीश को अगर उसने बिना किसी बात सीएम की कुर्सी से हटाया तो उसका सही मैसेज नहीं जाएगा, और अगर चुनाव में एनडीए आगे रहता है तब भी अगर नीतीश को सीएम चेहरा नहीं बनाया तो फिर बीजेपी और जेडीयू गठबंधन टूट जाएगा और बीजेपी सत्ता में नहीं लौटेगी। हालांकि ये सारे कयास ही हैं दोस्तों, क्योंकि फिलहाल तो बिहार में कांग्रेस और आरजेडी गठबंधन ही सत्ता में आता हुआ दिख रहा है। कांग्रेस, आरजेडी और वाम दल। जनता सीएम के तौर पर सबसे ज्यादा अगर किसी चेहरे को पसंद करती है तो वो चेहरा है तेजस्वी यादव का। यह बात सर्वे में आ चुकी है। और इधर नीतीश जिस तरह अजीबोगरीब हरकतों के कारण विवादों में आ चुके हैं, उनसे भी उनकी और बीजेपी की जीत पर तलवार लटक चुकी है। हालांकि बीजेपी ने जिस चालाकी से अभी नीतीश से पल्ला झाड़ने की कोशिश की है, उस पर जेडीयू का पलटवार भी आ चुका है। अश्विनी चौबे का बयान आने के तुरंत बाद जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने कहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सार्वजनिक रूप से कहा है कि 2025 का चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। अमित शाह की बात याद दिलाकर नीरज कुमार ने बता दिया है कि बीजेपी और जेडीयू गठबंधन किन शर्तों पर कायम रहेगा और अगर टूटता है तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी। चुनावों के पहले ही एनडीए में बनाई जा रही इस दरार से जाहिर होता है दोस्तों कि हार का ठीकरा एक दूसरे के सिर पर फोड़ने की तैयारी अभी से चल रही है। इस बीच महागठबंधन जीत का सेहरा बांधने की तैयारी कर रहा है। तेजस्वी यादव नीतीश सरकार पर लगातार अपने हमले तेज कर रहे हैं। खासकर बिगड़ती कानून व्यवस्था पर तो बाकायदा क्राइम बुलेटिन जैसा निकालकर आरजेडी लोगों को बताती है कि बीजेपी और नीतीश के राज में किस तरह अपराधियों को संरक्षण मिल रहा है। दरअसल बीजेपी ने हमेशा जंगल राज बोलकर लालू और राबड़ी शासन की याद जनता को दिलाने का काम किया है, तो ये तेजस्वी का काउंटर अटैक है। उधर कांग्रेस भी इस बार बिहार में बड़ा खेल करने के लिए मैदान तैयार कर चुकी है। पलायन रोको नौकरी दो यात्रा निकालकर कांग्रेस ने युवाओं को साथ जोड़ा है। इस यात्रा में राहुल गांधी ने शामिल होकर बता दिया कि युवाओं के बेहतर भविष्य पर काम करने के लिए कांग्रेस प्रतिबद्ध है। इस यात्रा के आखिरी दिन शुक्रवार को सीएम हाउस के बाहर कांग्रेस को घेराव करना था, लेकिन जैसे ही कांग्रेसी नीतीश कुमार के आवास के बाहर पहुंचे, पुलिस ने रोकने के लिए पानी की बौछारें की और कन्हैया कुमार को हिरासत में ले लिया। कांग्रेसियों को नीतीश का घेराव करने से तो रोक लिया गया, लेकिन क्या एनडीए के खिलाफ बढ़ते गुस्से को बीजेपी रोक पाएगी या नीतीश कुमार यहां अपना राजनीतिक कौशल साबित कर पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि कांग्रेस किसी एक सवाल पर अटकी हुई नहीं है। उसने एक तरफ छात्रों की आवाज उठाई है तो दूसरी तरफ दलितों और मुसलमानों की आवाज भी वो बुलंद कर रही है। हाल ही में वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ मुसलमानों के गुस्से में कांग्रेस और आरजेडी उनके साथ खड़े रहे और नीतीश ने किनारा कर लिया। वहीं दलितों की बात भी राहुल गांधी लगातार कर रहे हैं। बिहार में दलित सम्मेलन, संविधान सम्मान सम्मेलन, दशरथ मांझी के बेटे भागीरथ मांझी को कांग्रेस की तरफ से टिकट का ऐलान और बिहार में दलित चेहरा राजेश कुमार को अध्यक्ष बनाना, यह कुछ ऐसा काम है जो सीधे दलितों को कांग्रेस से जोड़ते हैं। तो बिहार में दलित मतदाता जिसके पलड़े में झुकेंगे उसकी जीत निश्चित है, यही तय बात है। फिलहाल आरजेडी और कांग्रेस इनमें बीजेपी और नीतीश कुमार दोनों पर भारी पड़ रहे हैं। बीजेपी तो पहले ही दलित विरोधी पार्टी मानी जाती है। नीतीश कुमार पर भी अब दलितों को भरोसा नहीं रहा और चिराग पासवान या जीतन राम मांझी जैसों को साथ लेकर बीजेपी कोई बड़ा खेल नहीं कर पाएगी, यह भी दिख रहा है। इधर मोदी का आरएसएस मुख्यालय जाना इस बात की याद दिला गया कि संघ बीजेपी को सत्ता में रखकर देश में मनुवादी व्यवस्था लाना चाहता है। लेकिन राहुल गांधी ने कांग्रेस के अहमदाबाद अधिवेशन में जो संकल्प बताए, उनसे जाहिर हो रहा है कि मनुस्मृति बनाम संविधान के मुद्दे को राहुल गांधी एक बार फिर केंद्र में यानी सेंटर में ले आए हैं।
आप याद कीजिए कि राहुल गांधी ने संसद के भीतर भी मोदी को चैलेंज किया था कि आप बता दीजिए कि आप किसके साथ हैं, मनुस्मृति के साथ या संविधान के साथ, क्योंकि इन दो में से किसी एक को ही आप चुन सकते हैं, दोनों को एक साथ नहीं रख सकते। मोदी ने मनुस्मृति को खारिज नहीं किया और संघ मुख्यालय जाकर यह बता दिया कि वो किसके साथ हैं। वहीं अहमदाबाद अधिवेशन के बारे में राहुल गांधी ने बताया कि एआईसीसी के अहमदाबाद अधिवेशन न्याय पथ में कांग्रेस ने देश के बहुजनों को हिस्सेदारी देकर सामाजिक न्याय को मजबूत करने के लिए 3 ऐतिहासिक संकल्प लिए हैं। पहला संकल्प कि हम राष्ट्रीय कानून लाकर आरक्षण की 50% सीमा को खत्म करेंगे। दूसरा संकल्प कि केंद्रीय कानून बनाकर एससी और एसटी सब प्लान को कानूनी आकार देंगे और इन वर्गों की जनसंख्या के आधार पर बजट में हिस्सेदारी देंगे, यानी जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। और तीसरा संकल्प कि संविधान के अनुच्छेद 15(5) में निर्धारित की गई जो बातें हैं, जिसमें एससी, एसटी और ओबीसी के निजी शिक्षण संस्थानों में आरक्षण के अधिकार को लागू करवाएंगे। देश के बहुजनों के लिए हमारा संदेश साफ है, आपके भविष्य से जुड़े इन मुद्दों पर हमारा साथ निभाएं, हाथ को मजबूत बनाएं, क्योंकि हाथ बदलेगा हालात। ये बात राहुल गांधी ने अपने मैसेज में कही है। हाथ का साथ देकर अपने और देश के हालात बदलने का संदेश राहुल गांधी ने दे दिया है। वहीं बीजेपी भी बार बार अपने दलित विरोधी चेहरे को उजागर कर रही है। फुले फिल्म की रिलीज को टालने की कोशिश इसका प्रमाण है। 11 अप्रैल को महान समाज सुधारक ज्योतिबा फुले की जयंती पर फुले फिल्म रिलीज होने वाली थी, जिस पर कुछ ब्राह्मणवादी संगठनों की आपत्ति के बाद सेंसर की कैंची चलाई गई। सीबीएफसी ने महार, मांग, पेशवाई और मनु की जाति व्यवस्था जैसे शब्दों को फिल्म से हटाने का निर्देश दिया है। सेंसर बोर्ड ने इन शब्दों को संवेदनशील कहा है। दरअसल ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष आनंद दवे ने कहा था कि फिल्म जातिवाद को बढ़ावा देती है और ब्राह्मणों को नकारात्मक रोशनी में चित्रित करती है, जिसके बाद सेंसर बोर्ड ने यह फैसला लिया। इस पर एनसीपी शरद पवार गुट के नेता जितेंद्र आहवाद ने कहा, इतिहास को मिटाया नहीं जा सकता, उससे केवल सीख ली जा सकती है। महात्मा ज्योतिराव फुले से जुड़ी फिल्म में जो कुछ भी दिखाया गया है वो एक ऐतिहासिक सत्य है। सत्य को नकारा या बदला नहीं जा सकता। इस देश के समाज सुधारकों में महात्मा फुले और सावित्रीबाई फुले का नाम सबसे आगे है। जो सच है उसे दिखाया जाना चाहिए। वहीं राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया, बीजेपी आरएसएस के नेता एक तरफ फुले जी को दिखावटी नमन करते हैं और दूसरी तरफ उनके जीवन पर बनी फिल्म को सेंसर कर रहे हैं। महात्मा फुले और सावित्रीबाई फुले जी ने जातिवाद के खिलाफ लड़ाई में पूरा जीवन समर्पित कर दिया, मगर सरकार उस संघर्ष और उसके ऐतिहासिक तथ्यों को पर्दे पर नहीं आने देना चाहती। बीजेपी आरएसएस हर कदम पर दलित बहुजन इतिहास मिटाना चाहती है, ताकि जातीय भेदभाव और अन्याय की असली सच्चाई सामने न आ सके। तो बीजेपी को इतिहास की सच्चाई से डर लगता है, ये बात तो हमेशा से पता थी, लेकिन अब उसका डर खुलकर जाहिर होने लगा है। बीजेपी जानती है कि ज्योतिबा फुले ने दलितों के लिए कितना काम किया है, किस तरह उन्हें पढ़ने से लेकर हर तरह के अधिकारों से परिचित कराया और उसके लिए लड़ने का हौसला दिया। इस समय 5 किलो राशन लेकर अपने अधिकारों को भूलने वाले लोग कहीं फिर से जागरूक ना हो जाएं, ये बात बीजेपी को डरा रही है। यानी बीजेपी का सबसे बड़ा डर यही है। इसीलिए वो ज्योतिबा फुले के नाम को वैसे ही भुलाना चाहती है जैसे अंबेडकर नाम लेने को फैशन बताकर खारिज करने की कोशिश अमित शाह ने संसद के अंदर की थी। हालांकि ऐसा करके बीजेपी अपनी पोल खोल रही है और हार का रास्ता भी बना रही है। खैर, शायर नुशूर वाहिदी ने ठीक ही फरमाया है कि 1000 शम्म फरोजा हो रोशनी के लिए, 1000 शम्म फरोजा हो रोशनी के लिए, नजर नहीं तो अंधेरा है आदमी के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे खबरों के नए आईने के साथ। तब तक देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।